नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये इस पे हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में दरअसल ऐसा होने के पीछे रणनीति क्या है। एक बड़ा खुलासा करूंगा आज मैं आपके सामने। एक ऐसे शख्स को लाऊंगा जिसके सामने शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि गुजरात मॉडल क्या होता है। देखना है तो मध्य प्रदेश का मॉडल देखो। मतलब उस समय शिवराज सिंह चौहान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता मानते थे। शिवराज सिंह चौहान का मानना था कि देश में प्रधानमंत्री तो वही बन सकते हैं, ऐसा उनके समर्थक कहा करते थे। समय बीता, गंगा में बहुत सारा पानी बहा और जो शिवराज सिंह चौहान मोदी को निपटाने निकले थे, मोदी ने उन्हीं शिवराज सिंह चौहान को निपटा दिया। ये सारी बातें आज मैं आपको उस शख्स के मुंह से सुनवाऊंगा जिसके सामने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा शिवराज सिंह चौहान ने कही है। मैं आज आपको उस पत्रकार से मिलवाऊंगा जो ये बताएगा कि शिवराज सिंह चौहान कौन सी बिसात बिछाना चाहते थे, जिस बिसात की भनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली और उसके बाद अब सब मान गए हैं कि शिवराज सिंह का मध्य प्रदेश से बोरिया बिस्तर बंद गया। अगला नंबर लोग कह रहे हैं वसुंधरा राजे का है। ये वो दो नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीनियर थे, भारतीय जनता पार्टी में उनसे बड़े पद पर थे, उनसे ज्यादा ओहदा रखते थे और दोनों की मन में इच्छा थी कि वो चूंकि प्रधानमंत्री से सीनियर हैं तो प्रधानमंत्री उनके सामने थोड़ा झुक कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की खासियत यह है, जिस नेता ने उनके कद तक आने की कोशिश करी, नरेंद्र मोदी जी ने उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। काफी समय लग गया, 9 साल लग गया शिवराज सिंह चौहान को निपटाने में, लेकिन मामा निपटा दिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाल अच्छी चली, मामा निपट गए, बारी वसुंधरा की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मामा और वसुंधरा को निपटाने के चक्कर में क्या भारतीय जनता पार्टी और साहेब अपने हाथ जला बैठे हैं? क्या इन दोनों नेताओं को निपटाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी 2024 में अपनी पारी खुद खत्म करने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो खेल खेलने जा रही है वो 2024 से उसको सत्ता से बाहर नहीं कर देगा? जो चेहरा था प्रधानमंत्री का, उस चेहरे में डेंट लग गया है। जो चेहरा चुनाव जिताने की गारंटी हुआ करता था, नगर पालिका के चुनाव हो, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, जिला पंचायत के हो, एक ही पोस्टर, एक ही चेहरा नरेंद्र मोदी। कर्नाटक में उस चेहरे पे डेंट लग गया। तमाम रोड शो हुए, तमाम सभाएं हुई, गोदी मीडिया ने कहना शुरू किया कि प्रधानमंत्री ने सीन बदल दिया, चेहरा बदल दिया, तस्वीर बदल दी। लेकिन हकीकत यह है कि कर्नाटक में 30 जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई और सब मान रहे हैं कि ये 2014 नहीं है जहां मोदी जी को लोग भगवान विष्णु का अवतार कहते थे। ये 2019 भी नहीं है जहां पुलवामा के बाद उनको नायक के रूप में स्थापित किया गया। अब उस चेहरे पर डेंट पड़ गए हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, सबको मकान नहीं मिला। इन झूठे बातों का हम करें तो करें क्या? तो चलता हूं आज मैं आपको उस पत्रकार के पास जिसको देश ही नहीं दुनिया में जिसकी पत्रकारिता के चर्चे हैं, अज्ञान प्रकाश, एक जाना माना चेहरा, टीवी चैनल पे चमकता हुआ चेहरा। आज उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे शिवराज सिंह चौहान की राजनीति क्या है और मोदी ने शिवराज सिंह चौहान के साथ करने की कोशिश क्या की। चलते हैं अज्ञान प्रकाश के पास। अज्ञान जी, स्वागत है आपका 4 PM में। और खास तौर से मैं देश की राजनीति के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि आप देश के उन चंद पत्रकारों में से हैं जिन्होंने सालों तक देश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, बल्कि दुनिया की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। इस समय बहुत चर्चा है मध्य प्रदेश के चुनावों की। प्रधानमंत्री जी ने अप्रत्याशित रूप से जिस तरह 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में उतार दिया, उससे ये मैसेज जा रहा है कि शायद बीजेपी ने नैतिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली है। वरना कभी आपने सुना कि 3 सेंट्रल मिनिस्टर, 7 MP को राज्यों में
चुनाव, विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया जाए। क्या सीन देखते हैं, क्यों ऐसा कर रही है बीजेपी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी वहां कई हिस्सों में बटी हुई है, और जो सेंट्रल लीडरशिप है दैट्स वेल अवेयर ऑफ दैट। उसको बहुत अच्छे तरह से पता है कि ये कोई यूनिफाइड बीजेपी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से ही बीजेपी में फाड़ शुरू हो गई थी, और ये बात भी बहुत सच है कि कुछ उसके जो पुराने नेता है, जो शिवराज सिंह चौहान के साथ रहे हुए हैं, कैलाश विजयवर्गीय उदाहरण के तौर पे, जो अमित शाह के बहुत करीबी है, उन्होंने शिवराज को व्यापा में बचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो ये सारे अलग अलग खेमे बटे हुए हैं। अब इसमें क्या है कि मैं आपको बड़ी दो इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ मध्य प्रदेश के बारे में। बीजेपी में जब तक वो युग नहीं आया पोस्ट कैलाश जोशी, झगड़ों का और अंदरूनी तकलीफों का, ये सबसे ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट्स में। जो स्टेट यूनिट्स होती हैं सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज थी। उसके बाद आप जानते हैं शिवराज का दौर आया। शिवराज उसी दौर में, मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री बने जिस दौर में उनको टिकट तक मिलने की दिक्कत थी। उमा भारती का झगड़ा हुआ, तमाम नौटंकियां हुई, ये सब आप जानते हैं। तो ये देखिए, मंत्री उतारना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी खूब मंत्री उतारती है जब उसको घबराहट होती है। ये पॉइंट आपका वैलिड है कि ये घबराहट का ही नतीजा होता है। अच्छा, ना कोई मंत्री के उतर जाने से इनकी सारी ब्रांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे टिकी है। मोदी क्लिक, दे क्लिक। इफ मोदी फेल्स, दे फेल। बिल्कुल क्लियर है। मतलब इसमें कोई सिफोलॉजी भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो मंत्री को उतारने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उस मंत्री को आपने दिल्ली में ही नहीं कुछ बना के रखा है। तो जिसको मैंने दिल्ली में ही नहीं कुछ बना के रखा है, उसको मैं संजय शर्मा जी के दरवाजे अगर लखनऊ भेज दूं तो क्या अचीव कर लूंगा? संजय शर्मा जी तो अच्छी तरह से जानते हैं इसकी राजनीतिक हैसियत क्या है। तो दैट डजंट मैटर। अभी मेन इशू जो मध्य प्रदेश का है वो बिल्कुल क्लियर है कि शिवराज कितने इंटरेस्टेड है इस चुनाव। अब आज आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूं, हाल में मैंने बताई, लोग स्तब्ध रह गए, भर गया मेरा व्हाट्सएप मैसेजेस से। सन 2012 की बात बताता हूँ संजय आपको, ठीक है। मैं एडिटर था और कोई जाता नहीं था जब भोपाल। शिवराज हमारे बहुत पुराने जानने वाले, उन दिनों के जब ये यूथ बीजेपी के लिए काम करते थे दिल्ली में। तो मैंने इनको फोन किया और कहा भोपाल आ रहा हूँ और आपका एक इंटरव्यू करूंगा। तो बड़े उत्साहित हो गए, क्योंकि उनका इंटरव्यू कोई करता नहीं था, और बहुत बढ़िया उन्होंने इंटरव्यू दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, आप बढ़िया पत्रकार है, जरा सुनिए ना। ये भगवान भगवान अभी कह रहे थे ना शिवराज 24 घंटे पहले। 2012 में उन्होंने मुझसे कैमरे पर कहा था, कैमरे पर, वो इंटरव्यू आज भी मेरे पास पड़ा है, कि अगर इस देश में, अब 2012 आ चुका था, 13 याद है, 13 मोदी का बिल्डअप था, 14 में तो मोदी आ ही गए। अब सियासत समझते हैं, अब सीक्वेंस को जरा समझिए। 2012 में शिवराज सिंह चौहान पहला इंटरव्यू किसी नेशनल जर्नलिस्ट को देते हुए कहते हैं कि अगर चर्चा होती है गुजरात मॉडल की, तो मध्य प्रदेश मॉडल की चर्चा क्यों नहीं होती। ये रिपीटेडली शिवराज सिंह चौहान ने मुझसे कहा था, ऑन कैमरा, नॉट वंस। उसके बाद यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। उसके कुछ समय बाद लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी को, और आडवाणी ने फिर इस लाइन को ले जाकर अपनी पब्लिक मीटिंग्स में रिपीट किया कि एज इक्वल टू मध्य प्रदेश इज गुजरात और एज इक्वल टू गुजरात इज मध्य प्रदेश। मेरा आज आपसे जानबूझकर ये चर्चा करने का मतलब ये था, क्योंकि आप दबंगई से चर्चा कर रहे हैं जर्नलिस्ट की तरह, ये बताना कि ये जो चुनाव हो रहा है इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके टकराव की पृष्ठभूमि क्या है। सरकार तो इनकी आई नहीं थी, कमलनाथ ने तो अपनी सरकार गिराई। जो ब्रजेश राजपूत की किताब यहाँ पीछे पड़ी हुई है, मैंने उसका रिव्यू करके उसको दिया था ब्रजेश को। तो गवर्नमेंट इनकी नहीं आई थी, डोंट मेक दैट मिस्टेक, ठीक है। इन्होंने तोड़ फोड़ करके कमलनाथ की गिरा के अपनी बनाई। और क्यों बनाई? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंश्योर किया कि आपकी बने। बट जो कटुता की तस्वीर है ये तब की है क्योंकि सीनियरिटी के मामले में अब ये नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है, गलत नहीं है।
वसुंधरा से लेकर शिवराज तक अपने आप को, अच्छा उन्होंने मोदी के दिन दिल्ली में भी देखे, मैंने भी देखे, जो भी लोग पत्रकार रहे दिल्ली में सबने देखे, तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं आ पाती, ठीक, वो बिल्कुल ठीक इक्वल है। मानेंगे। तो अभिज्ञान जी, इस लाइन का मतलब ये है, अगर बिल्कुल शॉर्ट में कहा जाए, शिवराज मोदी को निपटाना चाहते थे और मोदी ने शिवराज को निपटा दिया, नाम ही नहीं ले रहा कोई कि दोबारा सीएम बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। आज की स्थिति में शिवराज सिंह चौहान, मैं सीआईआई के कॉन्फ्रेंस में बोलने गया था और एक शूट चल रहा था उसके ठीक बाद, तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा, डेलीगेशन उनको मिलने गया था चीफ मिनिस्टर को। शिवराज पुराने जानने वाले हैं, तो मैंने उनको फोन करके कहा कि नहीं मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो फिर स्वाभाविक है आप और हम मिलेंगे तो बैठेंगे, गपशप होगी, थोड़ी देर बात। डेलीगेशन सीआईआई का जा चुका था, तो उसी समय से ये मुझे आभास होने लगा था कि इनका संकेत स्पष्ट है, कुछ भी हो ये नहीं है, ठीक है। इमेज का भी सवाल है, मोदी पब्लिक लाइफ में बहुत कॉन्शियस है करप्शन की इमेज को लेकर। विपक्ष हालांकि उनको ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाता है, लेकिन पब्लिक लाइफ में वो अपनी तरफ से ये दर्शाते हैं कि वो सुपर क्लीन है, सब कुछ साफ है वो। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो शिवराज को आज की स्थिति में कंफर्टेबल नहीं करती, ठीक है। दूसरा, उनको ये भी पता है कि अगर मध्य प्रदेश में आंकड़ों के आधार पर, जैसे आपने पिछली बार तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई, दोबारा ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ती है, तो संजय कोई कंपल्शन नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप शिवराज को ही बनाएं। ठीक बात है। तो 5-5 6-6 नाम आ गए हैं जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, थोक में हो गए अब तो। लेकिन अभिज्ञान जी मुझे बताइए, ये बात सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं रुक रही है। मोदी जी से सीनियर आपने 2 लोगों का नाम लिए कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे। जो प्रयोग मध्य प्रदेश में किया गया वो राजस्थान में भी किया जा रहा है। वसुंधरा राजे को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, वसुंधरा राजे के राइट हैंड दलित नेता को पार्टी से निकाल दिया जा रहा है, वसुंधरा की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। मोदी जी ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में इतना खतरा मोल क्यों ले रहे हैं? देखिए, मोदी जी हो या बीजेपी हो, मैंने पहले भी कहा, अब वो उनका पॉजिटिव है, उसकी आलोचना भी हो सकती है और होनी भी चाहिए, कोई इसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन मैंने जैसे आपसे थोड़ी देर पहले कहा, एवरीथिंग इज ब्रांड मोदी, ठीक है। अब ये बड़ी अजीब सी विडंबना है कि इलेक्शंस भी जिताने के लिए राज्यों में प्रधानमंत्री को इतनी मौजूदगी देनी पड़ती है। वो प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है। उनका प्राइमरी जॉब अपनी पार्टी को इलेक्शन जिताना नहीं है, वो तो है, बट उसके अलावा वो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन अब यथास्थिति ऐसी है कि जैसे मैंने सीधा सीधा ब्लंटली साफ साफ कहा, आप सारे आंकड़े उठा के देख लीजिए, सब रिसर्च अपने स्टाफ से मंगा कर देख लीजिए, जहां मोदी जी नहीं चले, मतलब इतना सरल है कि जहां उनकी सभा नहीं चली वहां बीजेपी नहीं चली, एज सिंपल एज दैट। कोई इसमें आपको पॉलिटिकल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि आपने राज्य की लीडरशिप को इतना कमजोर बना दिया इन टर्म्स ऑफ इमेज कि भाई जो भी मुख्यमंत्री है, कि जब तक आप आकर प्रॉमिस नहीं करेंगे, जब तक मोदी जी आकर ये नहीं कहेंगे कि मैं मोदी कह रहा हूं, पीपल विल नॉट बिलीव यू, लोग आपका यकीन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको अच्छे से याद है, मेरे हिसाब से मैंने साफ साफ कहा है और मैं आलोचक भी पहले रहा हूं कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की गैर हाजिरी में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, राइट। शुरुआत के दौर में योगी आदित्यनाथ की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी, फिर मोदी अराइव और ये चुनाव उत्तर प्रदेश का पलटा और बदला बीजेपी के हक में, और बीजेपी को जीत मिली। तो इसीलिए अब बीजेपी ये सोचती है कि जब राष्ट्र का भी चुनाव उन्हीं को जिताना है और राज्य का भी चुनाव उन्हीं को जिताना है, तो फिर आदमी भी तो उन्हीं का बैठेगा ना। ठीक बात है। और अगर कोई ऐसा नेता है जो उनसे नहीं पट पा रही, उनकी या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वसुंधरा है या मान लीजिए शिवराज का इतिहास कुछ उस, अब आज वो भगवान बोल रहे हैं, लेकिन अभी मैंने आपको सच्चाई बताई ना कि 2012 में वो टेलीविजन कैमरे पे क्या बोल रहे थे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये अटक जाती है। लेकिन अभिज्ञान जी, अगर ये चेहरा है जो जीत की गारंटी देता है, नगर निगम के वार्ड में भी मोदी जी, विधानसभा में भी मोदी जी, लोकसभा में भी मोदी जी, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मोदी जी, कर्नाटक में मोदी जी फेल हो जाते हैं। इतने रोड शो, इतनी जनसभाएं 30 जगह पे
बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती है। इस समय जो रिस्क ले रहे हैं मध्य प्रदेश में भी चेहरा मोदी जी, अगर सरकार बदल जाती है जिसकी संभावना लग रही है, तो लोकसभा चुनाव 5-6 महीने बाद है, तो उस चेहरे पे डेंट पड़ेगा। जो उम्मीद लग रही है मध्य प्रदेश राजस्थान में नाजुक है मामला। अगर इन छत्तीसगढ़ में तो एक तरफा ही मैं मानूंगा चुनाव, वहां पे चुनाव नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी अगर सत्ता गंवा देती है तो माना जाएगा कि ये जो चेहरा चमकता हुआ है, इस बार उस चेहरे पे डेंट है। तो क्या बीजेपी पूरे देश में इस चेहरे को, इतनी चमक को कामयाब से सत्ता तक पहुंचा पाएगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और 100% सही है आपका आकलन कि कर्नाटका देख लीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, क्या कहा आपसे, मैंने यहाँ तक कहा, इतनी स्पष्टता कहा कि जहां रैली फेल हो जाती है वहां बीजेपी फेल हो जाती है, अगर मोदी जी की रैली फेल हो गई। अब मैंने ये प्रश्न किसी से पूछा जिनको मैं गंभीर मानता हूँ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, तो मैंने कहा भाई मोदी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अमित शाह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, सियासत को समझते हैं। मैंने अपनी किताब में अमित शाह की तारीफ तक में लिखा है कि कैसे वो गुजरात से आकर महासचिव बनकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ समझा और इतनी जल्दी इतनी बड़ी जीत हासिल की। जहां पर जिसको जिसका ड्यू देना चाहिए वो जरूर दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे राहुल गांधी ने यात्रा करके अपनी पूरी छवि बदली, वरना हम सब जानते हैं, और आज 6 से 7 महीने हो गए कोई राहुल गांधी को पप्पू नहीं कह रहा है कहीं, वरना आपको तो याद है ना 6-6 घंटे में लोग उसको पप्पू कहते थे राहुल गांधी को। तो पूरी आप वो स्ट्रैटेजी पॉलिटिकली चेंज करते हैं ना। अब आपका उत्तर मुझे उस विश्लेषक ने दिया और उन्होंने कहा कि चूंकि आपने आहिस्ता आहिस्ता 2014 के बाद ये डिजाइन बनाई, इट्स पार्ट ऑफ अ डिजाइन, यू क्रिएट अ कैंपेन, आप एक कैंपेन तैयार करते हैं। मैं विज्ञापन की दुनिया से भी जुड़ा रहा हूं, और एक डिजाइन बनाई कि भाई 4 PM है तो संजय शर्मा जी है, माफ करिएगा, ठीक है, जब तक कि आपके नीचे 4 लोग और ना आ जाएं जो आपकी 4 PM की ब्रांड से आइडेंटिफाई हो। तो आपने पूरी डिजाइन ही ऐसी बनाई कि मोदी है तो मुमकिन है फॉर एवरीथिंग। सो जब आपने ये कर दिया तो मोदी ही होंगे, नामुमकिन भी होगा। सही बात है, बिल्कुल सही, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं ना भाई। इलेक्टोरल बैटल्स को अगर आप देखिए, चुनावी जंग को अगर आप देखिए, तो उसमें तो अमित शाह भी नहीं है, अमित शाह भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जो क्राउड पुलर है, वोट पुलर है, वो तो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। तो जब आप एक पोजीशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं, तब आपकी 100, आप सचिन तेंदुलकर को, मैं हमेशा क्रिकेट की एग्जांपल्स देता हूं क्योंकि लोगों को समझ में आते हैं, महान खिलाड़ी, और पूरी टीम उनकी तरफ देखती थी, देश उनकी तरफ देखता था। लेकिन ये मत भूलिए कि उनके पीक पे के युग में सहवाग भी थे, गांगुली भी थे, द्राविड भी थे, लक्ष्मण भी थे, ऐसे ऐसे बैट्समैन थे जो इन एनी केस वर्ल्ड क्लास थे। तो उनके बीच में सचिन थे और वो वर्ल्ड क्लास थे। अभी ये टीम में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक है, तो रिस्क भी उन्हीं को लेना है, और अगर जीत होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सारा शहर ही उन्हीं को जाएगा। तो बीजेपी जिस तरह की पार्टी होती थी, जो हम लोगों ने देखा बाबू जी अटल जी के समय में, जो स्ट्रक्चर्स होता था, जो सेकेंड लेवल के नेता तैयार होते थे, उसके बाद राज्यों में नेता तैयार होते थे, वो सारी चीजें बदल गई ना। कहाँ है येदुरप्पा? येदुरप्पा थे तो बीजेपी कहाँ थी कर्नाटका में? इस बार नहीं थे तो कहाँ है? यही चीज इनकी प्रॉब्लम है, बट यही इनका प्लस भी है और यही इनका माइनस भी है। अब ज्ञान जी, एक लंबी लिस्ट है, गडकरी से शुरू होती है, राजनाथ और शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ, ये सब माना जाता है कि ये वो लोग हैं जो ये इनके समर्थक या इनके करीबी या इनका राजनीतिक आकलन करते हैं। तो अगर बीजेपी 300 पार गई तो इनके भविष्य के लिए खतरा है, और अगर एनडीए की सरकार बनती है, 200 200 तक बीजेपी आती है, तो इनका भविष्य उज्जवल है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अब तमाम बातें, उस चेहरे के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं जो 2014 का चेहरा था, जिसको लोग भगवान विष्णु का अवतार बताते थे, 2019 का चेहरा था जिसको बाद में जेपी नड्डा देवताओं का देवता कहते थे, लेकिन अब उस चेहरे पे सवाल होते हैं कि इस चेहरे ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस चेहरे ने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, इस चेहरे ने कहा था 2022 तक सबके छतों घर पे सरकारी मकान होगा, मतलब आपको अपना मकान मिल जाएगा। तमाम एक बड़े बड़े वादे किए गए थे और लोगों ने कहा कि मोदी की गारंटी
मतलब अब झूठ की गारंटी हो गई है। ये जुमले अब लोग कहने लगे हैं। हम लोग गांव में जाते हैं, मैं खुद गया हूं तो मैंने देखा है 2014 और 19 वाला चेहरा अब कहीं ना कहीं डेंट पड़ने लगी है। इस डेंट पड़े चेहरे से बीजेपी कितने तैयारी के साथ चुनाव में आ पाएगी, और क्या लग रहा है सरकार अगर बनाने की स्थिति आएगी तो बीजेपी की देख रहे हैं आप अभी तो, हालांकि समय, या फिर एनडीए की, या फिर इस बार इंडिया गठबंधन की? नहीं, देखिए, सरकार 24 में किसकी बनेगी इस पर मैं कोई टिप्पणी मना कर देता हूँ करने से, क्योंकि आपने खुद ही पहले एक बहुत बहुत अहमियत वाला पॉइंट रखा। ये वाले राज्य के चुनाव बहुत अहमियत रखेंगे। हालांकि बीजेपी कहती है कि राज्य के चुनाव पहले भी हम हारे और लोकसभा जीते हैं, लेकिन 14, 19, 24 नहीं है। वो दोनों चुनाव बिल्कुल अलग थे, ये चुनाव बिल्कुल अलग है। डेंट पड़ने वाला पॉइंट मैं 100% आपका मानता हूं, क्योंकि निर्भरता पूरी तरह इसी एक चेहरे पर है। दूसरी चीज ये भी है कि जनता अपने आकलन से अपने डिलीवरेबल को काउंट करती है कि हमें क्या मिला, ये उसका अपना आकलन होता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, बड़े से बड़े नेता, बड़ी से बड़ी सरकारें रौन दी गई है, गिरी नहीं है, रौन दी गई है। छोटे छोटे कॉम्बिनेशन ने मिलकर रौन दिया है। ये तो इतिहास है हमारा 70s ऑनवर्ड्स। आप ये जान के चलिए, ये जितने लोग कार्यक्रम सुनते हैं देखते हैं वो जान लें कि 80 वाली सरकार, राजीव गांधी वाली सरकार के बाद इस देश में 2014 में पहली बार मेजॉरिटी की सरकार आई है, सिर्फ कोएलिशन चला है। आप समझे, तो इस देश का इतिहास गवाह है। तो ये जजमेंट तो ना मैं कर सकता हूं यहाँ बैठे, ना आप कर सकते हैं, और ना कोई पत्रकार कर सकता है, क्योंकि जनता के मन में क्या चल रहा है वो देख रहे कि मेरे प्रॉमिसेस डिलीवर नहीं हुए, 15 लाख रुपए आए नहीं आज तक, मुझे महंगाई से कोई निजात नहीं मिली, रोजगार मेरा वैसा हुआ नहीं, कोरोना के हाल में लोग पैदल चल चल के आ रहे हैं मुंबई से, गुजरात से। ये एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन की स्कीमें बताई गई उत्तर प्रदेश में। आपके पास कोई इंडिपेंडेंट आंकड़ा हो तो जरा मुझे बताइए कि कोरोना के बाद कितने लोगों को अपने गांव देहात में, अपने छोटे कस्बे में ही जॉब मिल गई उत्तर प्रदेश में? कोई ऐसा डाटा है? नहीं है ना। एक सेपरेट कमीशन बनाया गया था, मैंने अपनी किताब में भी उसके बारे में मेंशन किया है। तो ये एनालिसिस लोग खुद करेंगे, इसमें कोई गलतफहमी कोई ना रखे, ना कोई किसी के मिनिस्टर के जाने के भाषण देने से कुछ फर्क पड़ जाएगा। ये ठीक वैसे ही जैसे उस दिन मैंने आपसे कहा था कि एक सिलेंडर आ गया, दूसरा कहां से भरोगे? ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन सब जानते हैं, इकोनॉमी आपकी इन्फ्लेशन, ये चलो ये अंग्रेजी के शब्द गांव देहात वाला नहीं समझे, ये तो समझेगा ना कि जेब खाली हो गई। बिल्कुल समझ रहा है, पूरी तरह समझ रहा है। अरे अब सिलेंडर गांव में जाओ तो लोग अपने घर ले जाते हैं, कहते हैं ये रखा है सिलेंडर, एक बार के बाद दोबारा भरवाया ही नहीं। लोग कहते हैं कि भैया इधर सिलेंडर में तुम सब्सिडी अनाज दे रहे हो, उधर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया कर दिया है, हमारे घर की महंगाई बढ़ गई है। तो अब वो जनता नहीं रही जो आपके पास। लेकिन अब ज्ञान जी एक सवाल और है कि भले ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें ना सीखती हो आप, भरी आज मैं भाषण सुन रहा था कि हमारे हाईवे बन गए, हमारी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। गांव में आपको खाने को क्या मिल रहा, महंगाई क्या, इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा और है, और मैं कहूंगा वो सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, वो है जाति का खेल है, मंडल बनाम कमंडल का। बिहार ने जो जाति जनगणना की आग लगाई वो आग पहुंचने लगी है। यूपी बिहार खास तौर से उस आग से ग्रसित है। सनातन धर्म पे बहस के बाद दलितों में, पिछड़ों में सवाल उठने लगा है। घोसी का नतीजा इस बात की गवाही दे रहा है कि जहां 2 डिप्टी सीएम, जहां 20 से ज्यादा मंत्री, आरएसएस के 3000 से ज्यादा वर्कर, 50 विधायक और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद 42,000 से चुनाव हारे, दलितों और पिछड़ों, ये तक कि ऊंची जाति भी इंडिया गठबंधन यानी सपा में चली गई। इसका मतलब यह है कि जो मंडल बनाम कमंडल है, राम मंदिर के बाद जो ग्लैमर है, बीजेपी के अंदर चर्चा होने लगी कि हो सकता है मोदी जी अयोध्या से लड़ जाएं। ये जो सब बातें चल रही हैं, आपको क्या लगता है मंडल बनाम कमंडल अगर हो गया तो कौन भारी पड़ेगा, और हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मंडल, सीधा जवाब दे रहा हूं, आप इतिहास गवाह है। चलिए ये भी, आप मेरी किताब आइएगा, आपको किताब की कीमत लेके दूंगा, फ्री में किसी को नहीं देता किताब। और तो आप उदाहरण देख लीजिए ना, 92 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, 93 के चुनाव में क्या हुआ, मुलायम सिंह मायावती साथ साथ आए, कल्याण सिंह जो कि उस समय, मतलब उस समय ऐसा लगता था हम लोगों को कि हिंदू राष्ट्र बन गया और
चारबाग रेलवे स्टेशन से स्टेशन रोड की सड़कें कैसी नजर आती थी, याद है आपको? लेकिन अंत में क्या हुआ? मुलायम सिंह मायावती साथ आए, यानी कि ओबीसी प्लस दलित, यादव प्लस दलित। आप नतीजा देख लीजिए। उसी के बाद से तो ये बहस शुरू हुई कि बीजेपी ऑन इट्स ओन, बड़ी गहरी चिंतन का विषय है, लोगों ने बहुत चिंता बीजेपी ने की है। बीजेपी ऑन इट्स ओन कैन नॉट डू इट। तभी आपको 14 के बाद जो सफलता नजर आ रही है वो ओबीसी के हिंदुआइजेशन से नजर आ रही है, ओबीसी के हिंदू बनकर बीजेपी को वोट देने से नजर आ रही है। इसीलिए मैं बिल्कुल हतप्रभ हूं। अभी तक मेरी समझ के बाहर है कि इन्होंने महिला आरक्षण में ये गलती कैसे कर दी। सबसे पुराने डिबेट के इशू को क्यों नहीं एड्रेस किया? यही तो इनका टर्निंग पॉइंट इशू है। वरना आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के अगर नजरिए से देखें, पूरा देश छोड़ दें। और बहुत सही प्रश्न पूछा आपने मंडल का, तो हर बार अगर मंडल की ताकतें जुड़ी हैं तो वो जीती है। बिल्कुल बात है। 14 के बाद वो टर्न अराउंड हुआ क्योंकि वही बैकवर्ड हिंदू बनकर बीजेपी की तरफ गया। यहीं से सारा मसला जो है बना, और छोटी छोटी पार्टियों की अलायंसेस को स्टिच किया अमित शाह ने, छोटी पार्टियों की। इसीलिए जाति इतनी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है कि इनको ये बात ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। घोसी के चुनाव का जो आपने दारा सिंह के हारने की जो बात आपने की है, ये चुनाव मतलब ईस्टर्न यूपी को देखते हुए, क्योंकि वहां से ईस्टर्न यूपी से केशव मौर्य आते हैं, ईस्टर्न यूपी से योगी आदित्यनाथ आते हैं, और ईस्टर्न यूपी से खुद नरेंद्र मोदी आते हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री उसी जगह से आते हैं, ईस्टर्न यूपी से आते हैं। तो ये छोटा मैसेज कैरी नहीं करता। ये दिल्ली के पत्रकार यहाँ बैठे नहीं समझ पाए, आप और हम समझेंगे, हम यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन ये छोटा मैसेज कैरी नहीं करता। क्यों आपके प्रति इतना रिएक्शनरी हो जाए कोई? तो ये एक सेंस है जो मुझे 100% मालूम है कि जो लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, समझते हैं, उसकी बारीकी जानते हैं, वो जरूर इस पर पैनी नजर बनाकर रखेंगे। याद रखिए, बीजेपी का सब कुछ यूपी पर निर्भर करता है और किसी राज्य पर नहीं। ये लाइन आज भी यूपी पर ही निर्भर करता है। आज भी 60 सीट प्लस की पार्टी है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिरी सवाल अज्ञान जी, पिछले दिनों में या पिछले 6 महीनों में और आने वाले 6 महीनों में अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मोदी बनाम राहुल किसका कद घटा है और किसका बड़ा है, तो आपका क्या मानना होगा? घटने वाले पॉइंट पर तो बहुत बहस होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ऑपोजिशन, पहली बार विपक्ष आक्रामक हुआ है, लोगों ने मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया है, लोग चर्चाएं करते हैं, भक्तियता में, पता नहीं ये सही हिंदी शब्द है नहीं, लेकिन भक्तिकरण में कमी आई है। फर्क जो बड़ा आया है कि कौन नीचे आया और कौन ऊपर गया, तो नीचे आने वाला तो विषय है बहस का, ऊपर जाने वाले में कोई बहस नहीं है, और वो है राहुल गांधी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको नॉन सीरियसली लिया जा रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन कहा जा रहा था, उसने एकदम से अपनी पोजीशन भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने तब्दील की है, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्रिया ज्ञान जी, राजनीति को इतने सरल तरीके से हमको समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। तो ये तो अज्ञान प्रकाश, राजनीति का बहुत सही चित्रण किया। आप क्या सहमत हैं? ऐसा हो सकता है, जाहिर है कि अब उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई तेज हो रही है। जातियां अपना अधिकार मांग रही हैं, जातियां अपने हक मांग रही हैं, और जाहिर है 2024 में ये हक मांगते मांगते कहीं जातियां बगावत ना कर दें। अपनी राय से अवगत कराइएगा। ये वीडियो कैसा लगा, इसके नीचे ज्वाइन बटन है, 4 PM को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे राज्यों के चैनल है 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।